ये फोटो याद है आपको? इस फोटो में पीएम मोदी ने इसरो चीफ के सिवन को हग किया था 2019 में, और ये तब किया था जब लैंडिंग के समय चंद्रयान का कांटेक्ट लॉस्ट हो गया था। वो क्रैश लैंडिंग किया था। इस दिन पूरे देश को बहुत ज्यादा दुख हुआ था। उस टाइम जो यान गया था, उस चंद्रयान में एक लैंडर था जो कि क्रैश लैंड किया था, और एक ऑर्बिटर था, और वो जो ऑर्बिटर था वो आज भी चांद का चक्कर लगा रहा है। तो इसरो ने अब ये अनाउंस किया है कि उसी ऑर्बिटर का कनेक्शन अब चंद्रयान 3 से स्टैब्लिश हो गया है, यानी वो आपस में टेक्निकली कनेक्टेड हो गए हैं। और इस कनेक्शन के बारे में एक बात जानने की है कि ये कनेक्शन 2 वे हुआ है, यानी ऐसा नहीं है कि ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 को हाय बोला है या फिर चंद्रयान 3 ने ऑर्बिटर को हाय बोला है। असल में दोनों ने एक दूसरे को हाय बोला है, यानी दोनों 2 वे कम्युनिकेशन हुआ है। इसरो ने ट्वीट किया वेलकम बडी के साथ, वेलकम दोस्त, ये कहा पुराने ऑर्बिटर ने। ये जो पुराना ऑर्बिटर है ये लास्ट इतने सालों से इसरो के हेडक्वार्टर से कनेक्टेड है, और इसी का फायदा असल में इसरो उठा रहा है। ये ऐसी बात हो गया कि हम किसी नए शहर में गए और वहाँ पर हमारे परिवार का या फिर जान पहचान का पहले से ही रहता है, तो ऐसे में चीजें इजी हो जाती है, और यही कारण है कि इन दोनों को कनेक्टेड कराया गया। यानी अब पुराना ऑर्बिटर जो है वो भी कनेक्टेड रहेगा और चंद्रयान तो है ही, तो ये पूरा एक प्रॉपर सिस्टम बन जाएगा जिससे कोई भी कम्युनिकेशन में डिले नहीं होगा, या फिर कोई भी इमरजेंसी होती है या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है तो उसके लिए हमारे ऑब्जेक्ट्स पहले से ही मौजूद हैं। आप अगर धरती पे किसी भी स्पेस स्टेशन का बेस देखोगे तो आपको बहुत सारे बड़े बड़े एंटीनास दिखेंगे। तो एक्चुअली में इन्हीं एंटीनास के जरिए ये कम्युनिकेशन होता है स्पेस में। पिछली बार जब ये मिशन किया गया था तो हमारा कोई जान पहचान का व्यक्ति यानी कोई ऑर्बिटर या ऐसा कुछ सो टू स्पीक वहां पर नहीं था, और यही कारण था कि हमारे पास कुछ एडिशनल टेक्निकल सपोर्ट्स नहीं थे उस टाइम। लेकिन इस बार चीजें अलग है। इस बार तो कई देश भी इंडिया का मदद कर रहे हैं इस मिशन में। इनफैक्ट नासा भी मदद कर रहा है इस मिशन में। इतने सारे इन्फॉर्मेशन के बीच में मैं इसका नाम तो बताना भूल ही गया। इस पुराने ऑर्बिटर का नाम है प्रदान, PRADAN, और जिनको नहीं पता है, जो लैंडर लैंड करेगा उसका नाम है विक्रम, आपको पता ही होगा। और इसके अंदर से जो गाड़ी निकलेगा, जो मस्त क्यूट सा चक्का वाला गाड़ी निकलेगा, रोवर, उसका नाम है प्रज्ञान रोवर। ये मिशन इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया अब चौथा कंट्री बन जाएगा आफ्टर अमेरिका, रशिया और रिसेंटली चाइना, इसके बाद इंडिया। तो ये अगर सही में सक्सेसफुल हो गया तो डांस करने का टाइम हो गया। जब भी कोई स्पेस मिशन एज प्लान्ड, एज कैलकुलेटेड चलता है तब वैज्ञानिकों को बहुत खुशी होती है। और सबसे अच्छी बात है कि अब तक का जो मिशन हुआ है वो एज प्लान्ड ही हुआ है। चंद्रयान 2 का मिशन भले ही असफल हो गया हो, लेकिन वो जो ऑर्बिटर अभी भी वहाँ है, हमारा जान पहचान का आदमी, उसी ने एक अच्छी जगह को फाइंड किया है जहाँ पर चंद्रयान 3 लैंड करेगी। तो अच्छे जगह को फाइंड करना, इसमें भी उसका एक बड़ा भूमिका है। यानी दोनों मिलकर अब इंडिया को और प्राउड करने में मदद करेंगे। यहाँ पर जानने की बात यह है कि किसी भी मिशन में 3 चीजें होती है, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर जो है वो ऊपर रहता है चांद के ऊपर, और वो नीचे धरती पर हेडक्वार्टर में मौजूद इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने में मदद करता है। और दूसरा है लैंडर, यानी वो पार्ट जो कि लैंड करने में मदद करता है। किसको लैंड करने में मदद करता है? रोवर को। फाइनल जो है ये सब इतना कुछ इसलिए हो रहा है, ये मिशन आखिर इसलिए किया जा रहा है ताकि ये जो रोवर है, बस एक छोटा सा रोवर उतर जाए चांद पर, और उतर के वो सूरज के शक्ति को लेके, सूरज के एनर्जी को लेकर वो अपने आप को सेल्फ पावर करे और वहां पे चल पाए। कैसे चल पाए? धरती के कमांड से चल पाए। धरती से रियल टाइम में कमांड को सेंड किया जाएगा, रोवर उसको एक्सेप्ट करेगा और एग्जीक्यूट करेगा, और ऐसे हमारा एक ऐसा टूल चांद पर होगा जिसको कि हम रिमोटली कंट्रोल कर पाएंगे। तो यही गोल है इस मिशन का, और इसी के लिए साइंटिस्ट्स इतना मेहनत कर रहे हैं। जब लैंडिंग होती है और वो क्रैश लैंडिंग होती है, तब होता ये है कि अंदर का सारा इक्विपमेंट ब्रेक हो जाता है फोर्स के चलते, उतने फोर्स से लैंड करने के चलते, और ब्रेक होने के बाद सिग्नल टूट जाता है। तो जब आराम से लैंडिंग होगा यानी सॉफ्ट लैंडिंग, तब यही चीजें जो है, रोवर और बाकी चीजें, ये इंटैक्ट रहेंगी। और यही ऑब्जेक्टिव है इस मिशन का।
ऐसा कहा जा रहा है कि चंद्रयान 2 का जो फेलियर था वो व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि वही फेलियर था जिससे हम लोग इतना कुछ सीखे। दैट फेलियर हैज टॉट अ लॉट। तो इसी फेलियर के चलते इसरो को एक पूरा नया डायमेंशन दिखा टेस्टिंग का, और जो फेलियर को हैंडल करने का मेथड होता है उसमें कई नए मेथड्स की डिस्कवरी हुई, और ये उसी फेलियर के चलते हुई। और ये भी कहा जाता है कि वो मिशन पुअरली प्रोग्राम्ड भी था, जिससे प्रोग्राम्स को कैसे इम्प्रूव करे कंप्यूटर के अंदर, उसके ऊपर भी बहुत काम की गई। जब चंद्रयान 2 लैंड कर रहा था तब उसको दो चीजें मैनेज करनी थी, पहला वर्टिकल वेलोसिटी और दूसरा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। जब यान लैंड करता है तो उसको पीछे से इंजन थ्रस्ट कर रहा होता है, यानी इंजन पावर दे रहा होता है। तो चंद्रयान 2 के केस में ये जब लैंड कर रहा था तब जो थ्रस्ट था इंजन का वही बहुत ज्यादा हो गया था। तो यही सब चीजें जो रॉन्ग हुई थी उसी को करेक्ट करने का तय किया गया चंद्रयान 3 में। और आप ऐसा भी कह सकते हो कि चंद्रयान 2 का जो टेक्नोलॉजी था उससे 10 गुना ज्यादा रिफाइंड टेक्नोलॉजी, सो टू स्पीक, यूज किया गया है चंद्रयान 3 में। एक चीज आप सोच के देखो कि जब चंद्रयान 2 में जब कम्युनिकेशन टूटा था तब वो चांद से जस्ट 400 मीटर दूर था, यानी 1 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस, यानी 400 मीटर के डिस्टेंस पर उसका कम्युनिकेशन टूट गया था, जो कितनी दुख की बात है। मतलब पूरा मिशन 90% कुछ भी नहीं है, जो लास्ट का कुछ मोमेंट होता है वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मतलब आप सोचो कि जो ये लॉन्च से जो प्रोसेस होता है, लॉन्च करना, धरती का ऑर्बिट करना, फिर चांद में जाके डी ऑर्बिट होना और फाइनली लैंडिंग फेज, तो सबसे क्रूशियल जो है वो है लैंडिंग फेज। मतलब 90% चीजें अगर कैलकुलेशन के हिसाब से भी हुई और लास्ट का 5% में चूक हो गया तो इससे चांसेस बढ़ जाते हैं फेलियर के। इसलिए इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए ये जो लास्ट का 5% टाइम है, ये जो लास्ट का जो पॉसिबल फेलियर हो सकता है, इसी के लिए बहुत प्रिपेयर किया है ताकि वर्स्ट केस में फेलियर ना हो, और वर्स्ट टू वर्स्ट केस भी कुछ हो फिर भी हम सक्सेसफुली लैंड कर जाए। इस तरह चंद्रयान 3 को प्रिपेयर किया गया है। चंद्रयान 3 के लैंड होने के बाद जो रोवर वहां पर सर्च करेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा, और फ्रैंकली कहूँ तो सबसे मजेदार पार्ट होगा, क्योंकि जो रोवर है वो चांद के साउथ पोल पे इंस्पेक्शन करेगा और वहां पर क्या क्या एलिमेंट्स एबंडेंस में अवेलेबल है, यानी बहुत मात्रा में, इसी चीज का वहां पर जांच होगा। और जो भी वहां पर मिलेगा, जिस चीज का भी डेटा मिलेगा, वो वैज्ञानिकों को धरती पे आएगी, और उसी डेटा का इस्तेमाल करके हम इकोनॉमी के लिए फ्यूचर प्लान कर पाएंगे। अगर हम कुछ मिनरल्स एक्सेस कर पाएंगे तो सारे देश मिलकर हो सकता है मिनरल एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट भी निकाले, यानी एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें चांद के सतह पर जितने भी मिनरल्स हैं जिसका इस्तेमाल हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हो सकता है, यानी प्रोडक्ट्स को बनाने में हो सकता है, जैसे कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो कि मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट करने का मिशन भी हो सकता है। और अगर ऐसा कोई मिशन हुआ तो ऑफ कोर्स वो एक देश नहीं करेगा अपने रिस्क पे, इसके लिए धरती के सारे देशों को यूनाइट होकर, साथ होकर ऐसा कुछ मिशन करना होगा, और जो भी एलिमेंट्स मिले उन्हें अपने डिसाइडेड शेयर के हिसाब से बांटना होगा। अब टेक्नोलॉजी का जो हद है वो यही है कि अभी तक हम लोगों ने जो देखा टेक्नोलॉजी, हॉर्सेस से ऑटोमोबाइल आया, ऑटोमोबाइल से अब एडवांस ऑटोमोबाइल आया, अब जितना भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना है वो स्पेस के मामले में ही होना है। यानी ये जो एक्सट्रैक्शन मिशंस है, मिनरल्स को फेच करना, और ये सब यही फ्यूचर होने वाला है हमारे टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट का। अगर वहां पर मिनरल मिला तो ये बहुत बड़ी न्यूज होगी पूरे विश्व के लिए, और क्योंकि साउथ पोल पर भारत सबसे पहला देश बन जाएगा लैंड करने का, तो ये भारत के लिए भी एक प्राउड की बात होगी और इतिहास में ये दर्ज हो जाएगी। और होपफुली ऐसा कहा जाएगा कि भारत ने ही पहली बार चांद का साउथ पोल का डेटा भेजा और मिनरल्स का पता लगाया। होपफुली यही लाइंस इतिहास में लिखी जाएंगी। जब भी किसी स्पेस ऑब्जेक्ट की बात होती है तो बहुत लोग के मन में ये आता है कि चांद के बारे में तो वैज्ञानिक बहुत कुछ जानते हैं ना, चांद को तो पूरी तरह रीड कर लिया गया है, चांद का मैप भी मौजूद है गूगल अर्थ में, तो फिर क्या नहीं पता, सब तो पता ही है। लेकिन वैसा नहीं है, ज्यादातर जो डेटा है वो कैलकुलेशन से ऑब्टेन की गई है, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। सोचो एक्चुअल में आज तक कोई साउथ पोल पर गया ही नहीं है चांद का, तो वहां पर क्या है ये कैलकुलेशन से फुल्ली प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती। वहां पर एक्चुअल में कोई रोवर निकलेगा, कोई उतरेगा, तभी वहां का डेटा हमें मिल पाएगा, और इसी कमी को भारत ने पूरा किया।
किया। और चंद्रयान 3 जब लॉन्च होने वाला था, यानी इसकी जब प्रिपरेशन चल रही थी, तब इसीलिए वैज्ञानिकों ने साउथ पोल को चूज किया, क्योंकि वो एक अनएक्सप्लोर्ड और नॉवल एरिया था चांद का, और वहां पर जो हमें डेटा मिलेगा वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा। और बाकी जो चांद के एरिया है जैसे इक्वेटर वगैरह, वहां पर तो बहुत सारे मिशन हो चुके हैं, वहां का एडिक्वेट डेटा है हमारे पास, लेकिन साउथ पोल और नॉर्थ पोल का डेटा नहीं है। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में साउथ पोल को ही इसलिए चूज किया गया क्योंकि जो कैलकुलेशन की मैंने बात की, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये पता चला है कि वहां पर मिनरल डिपॉजिट्स हो सकते हैं और ज्यादा हो सकते हैं एज कंपेयर्ड टू द नॉर्थ पोल। और यही वो कारण है जिसके चलते कॉन्शियसली वैज्ञानिकों ने साउथ पोल को चुना। तो ये था ये टॉपिक। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।